नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360। वर्ल्ड 360 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एफएटीएफ के ऊपर संपूर्ण विश्लेषण। क्या है यह संस्था एफएटीएफ, क्या है एफएटीएफ के उद्देश्य, कौन कौन से देश एफएटीएफ के मेंबर्स हैं और आखिर क्यों पाकिस्तान और एफएटीएफ की खबरें हमें सुनने को हमेशा मिलती है, और बताएंगे कि क्या कहा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एफएटीएफ के बारे में हाल ही में। आज हम आपको एफएटीएफ के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जिसे जानने के बाद आप इस बात को समझ जाएंगे कि क्यों एफएटीएफ को लेकर हर बैठक से पहले पाकिस्तान की सांसें रुक जाती है, क्यों पाकिस्तान बार बार एफएटीएफ जो संस्था है उससे इस बात का अनुरोध करता रहता है कि उसे रियायतें दी जाए। कौन सी हैं वो रियायतें, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आइए आज सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि ये संस्था एफएटीएफ है क्या। आखिर एफएटीएफ जो संस्था जिसका हम जिक्र आज कर रहे हैं, इस संस्था का नाम क्या है, इस संस्था का फुल फॉर्म क्या है और आखिर इस संस्था के उद्देश्य क्या है। शुरुआत अगर सबसे पहले की जाए, एफएटीएफ के फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो टास्क फोर्स है ये कई देशों की एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। 1979 में एफएटीएफ की स्थापना हुई। एफएटीएफ एक तरह से पॉलिसी मेकिंग बॉडी है और दुनिया भर के देशों के लिए फंड को लेकर कई नियम बनाने के लिए इस संस्था की जिम्मेदारी जो है तय की गई है। दुनिया भर के कई देशों के लिए फंड को लेकर नियम बनाने की जिम्मेदारी संस्था की तय की गई है। इस संस्था ने टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ स्टैंडर्ड बना रखा है, जिसके आधार पर इसके अधीन आने वाले देश काम करते हैं। इसका मुख्यालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन के दफ्तर में है। तो ये संस्था एफएटीएफ नाम से जाहिर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब आइए आपको बताते हैं एफएटीएफ संस्था के उद्देश्य क्या हैं। आखिर क्या उद्देश्य है इस संस्था के। 1979 में इसी स्थापना के बाद से इसका उद्देश्य किस प्रकार से रहा है, कैसे समय दर समय इसके उद्देश्य के पैमानों में एक व्यापक हमने बढ़ाव भी देखा है और किस तरीके से ये पूरा संस्था जो है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर काम भी करता हुआ नजर आता है। तो यदि नजर डाले तो इसका उद्देश्य जो है सबसे पहले वो है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों को प्रभावी तौर से बढ़ावा देना। यानी साफ तौर पर एफएटीएफ का जो उद्देश्य है वो ये सुनिश्चित करना है, अगर इसे आसान भाषा में कहें, कि विश्व के जो भी तमाम देश हैं वो देश साफ तौर पर किसी भी तरीके से किसी ऐसी घटना में संलिप्त ना हो जो कि आतंकवादियों को पोषित करने का काम करती हो। एफएटीएफ की सिफारिशों को वर्ष 1990 में पहली बार लागू किया गया था। उसके बाद 1996, 2001, 2003 और 2012 में एफएटीएफ की सिफारिशों को संशोधित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्रासंगिक रहें और इनके उद्देश्य जो है वो व्यापक बने रहें। अब आइए जरा आपको बताते हैं कि इस संस्था के वर्तमान में कितने सदस्य हैं। चूंकि बड़ी संस्था है इसलिए वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या भी तकरीबन जो है 39 के आसपास है। इसमें 37 देश जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स के तौर पर हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। भारत की बात की जाए तो साल 2010 से भारत एफएटीएफ का सदस्य है। विश्व की सभी बड़ी आर्थिक शक्तियां अगर हम कह लें, जिसमें अमेरिका हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, फ्रांस हो, यूरोपीय देश हो, ये तमाम जो देश हैं वो इस एफएटीएफ संस्था के हिस्से के तौर पर जो है जाने जाते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि बतौर संस्था एफएटीएफ का काम क्या है, आखिर क्या लक्ष्य है एफएटीएफ का, क्या काम ये संस्था जो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो करती है। तो इसके कामों में एफएटीएफ कई देशों पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से हो रहे फंड जनरेशन पर नजर रखता है और उसको लेकर कई नियम भी बनाता है। सीधे शब्दों में कहें तो एफएटीएफ का कई देशों में आ रहे फंड पर नजर रखना काम है। पहले तो इसका काम मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित था, लेकिन 2001
में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी जोड़ा गया। टेरर फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि जब कोई देश आतंकी संगठनों को पनाह देकर या आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए आर्थिक मजबूत करता है तो उसे टेरर फंडिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग कहते हैं। इसके साथ ही एफएटीएफ को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, इन दो लिस्टों के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो बतौर संस्था एफएटीएफ के जो प्रमुख काम हैं वो हमने आपको बताया। आपने अक्सर एफएटीएफ से जुड़ी खबरों को सुनते हुए ये सुना होगा कि संस्था ने ग्रे और ब्लैक लिस्ट जारी की है। इस संस्था ने इस देश को ग्रे में, इस देश को ब्लैक लिस्ट में रखा है। आखिर क्या है ये ग्रे और ब्लैक लिस्ट का खेल, अब जरा ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ये दो ऐसे लिस्ट है जो बतौर संस्था एफएटीएफ जारी करता है। और ग्रे लिस्ट में जिस देश पर यह संदेह होता है कि वह ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है जिससे आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले वित्त पोषण जो हैं वो बाधित हो, तथा जो भी देश हैं वो अपने यहां AML-CTF यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाए हैं, किंतु वो इसे नियंत्रित करने हेतु किसी कार्य योजना के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उन देशों को ग्रे लिस्ट में जाता है। आसान भाषा में वो देश जिनके ऊपर इस बात का संदेह है कि ये देश आतंकवादियों के वित्त पोषण में मददगार हैं, लेकिन वो देश साथ ही साथ अपनी इस चीज को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन देशों को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। पाकिस्तान भी एफएटीएफ की इसी ग्रे लिस्ट का हिस्सा है। अब आइए आपको बताते हैं ब्लैक लिस्ट क्या है। दरअसल ब्लैक लिस्ट को अगर हम समझे तो ब्लैक लिस्ट में एफएटीएफ की ये वो लिस्ट है जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये लिस्ट उस समय निकाली जाती है जब ये साबित हो जाएगा कि कोई भी देश आतंकी संगठनों की फंडिंग जो हो रही है उसको रोकने के लिए कार्रवाई जो जरूरी है वो नहीं कर रहा है, तो उस देश का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ये दो लिस्ट जो है एफएटीएफ की तरफ से जारी किए जाते हैं। हमने आपको ग्रे और ब्लैक लिस्ट के बारे में बताया। आइए अब आपको उस स्थिति के बारे में बताते हैं जब कोई देश इस संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। क्या होते हैं ब्लैक लिस्ट होने के परिणाम, आखिर किस तरीके से कोई भी देश जो है वो ये नहीं चाहता है कि एफएटीएफ द्वारा उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, क्यों, उसके कारण आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि यदि किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, अब दरअसल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है ये भी जरा हम आपको पहले बता देते हैं। पाकिस्तान जो है वर्ष 2012 से ग्रे लिस्ट में है और इस तकरीबन 1268 प्रतिबंधित समितियों द्वारा प्रतिबंधित समूहों को लेकर पाकिस्तान को साफ तौर पर काम करना था। इस वर्ष फरवरी में हुए एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को बताया गया कि एफएटीएफ से ग्रे लिस्ट से बाहर आने की उनकी सभी सीमा समाप्त हो चुकी है। साफ तौर पर प्रतिबंधित संस्थाओं को वित्तीय मदद पहुंचाने का आरोप पाकिस्तान पर है, जिसके लिए पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। साथ ही साथ आतंकवादियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने में असमर्थ रहा है पाकिस्तान अब तक। हालांकि उसने एफएटीएफ की इन तमाम कार्रवाइयों के बाद से आतंकवादियों पर काम जरूर किया है दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर काम करने को कहा था। इन 27 में से पाकिस्तान ने 26 बिंदुओं पर तो काम किया है, लेकिन एफएटीएफ का कहना है कि पाकिस्तान को भी काम करने की और जरूरत है। जरा आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तान के एफएटीएफ की इस जो अंतिम बैठक हुई उसमें भी पाकिस्तान जो है वो साफ तौर पर ग्रे लिस्ट में ही बना रहा। इसके बाद एफएटीएफ के अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, जरा इस बाइट में आप सुनिए। The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan it first committed to in June 2018. That action plan focused on terrorist financing issues. However, one key action item still needs to be completed, which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of UN-designated terror groups.
In addition to this, a separate process has been taking place over the past few years. Back in 2019, the FATF's regional partner, the APG, the Asia Pacific Group, identified a number of serious issues during its assessment of Pakistan's entire anti-money laundering and counter-terrorist financing system. Since then, Pakistan has made improvements. These include clear efforts to raise awareness in the private sector to Pakistan's money laundering risks and to develop and use financial intelligence to build cases. However, Pakistan is still failing to effectively implement the global FATF standards across a number of areas. This means the risks of money laundering remain high, which in turn can fuel corruption and organized crime. That is why the FATF has worked with the Pakistani government to agree on areas that still need to be improved as part of a new action plan that largely focuses on. तो आपने सुना साफ तौर पर एफएटीएफ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने किस तरीके से कहा कि पाकिस्तान ने 26 बिंदुओं पर तो काम किया है लेकिन एक बिंदु पर और करना है और इसलिए उसे अभी भी ग्रे लिस्ट में बनाया हुआ गया। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ, जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट, आज की मेरी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव श्रीवास्तव जी, आज वर्ल्ड 360 में हम एफएटीएफ का विश्लेषण कर रहे हैं। बतौर संस्था आज के समय में एफएटीएफ को कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं और किस तरीके से अन्य जो संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उससे अगर तुलना की जाए तो एफएटीएफ थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव आपको नजर आता है? जी धन्यवाद चंदन जी। देखिए, एफएटीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बन गई है जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का जहां तक प्रश्न आता है। ये 1989 में इससे बनाया गया था और 39 इसके मेंबर्स हैं जिसमें कि 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। जाहिर है कि इसका जो हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये लगातार विश्व के जो तमाम जगहों पे जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं उस पे बहुत ही कड़ी वॉच रखती है और इसके खिलाफ जो है एक्शन लेती है। और इसके जो एक्शंस होते हैं, इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं, वो तमाम विश्व के जो राष्ट्र हैं वो भी मानते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य जो मनी लेंडिंग जो संस्थाएं हैं वो भी इसके रिकमेंडेशंस को बहुत गहराई के साथ लेती हैं। जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी एफएटीएफ के जो रिकमेंडेशंस होते हैं उसको भी बहुत गहराई से लेती है। और यदि कोई राष्ट्र ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में जाता है तो इन राष्ट्रों के इन और संस्थाओं के द्वारा जो लोन वगैरह देने की जो प्रक्रिया है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उस पे जो है तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान इतना भारी दबाव में रहता है। जब से वो ग्रे लिस्ट में आया है, 2018 में वो फिर से ग्रे लिस्ट में आ गया। पहले वो 2012 में भी आया था, उसके बाद बीच में कुछ उसने सुधार किया था और बाहर आ गया था। लेकिन अब वर्तमान समय में वो लगातार ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और आने वाले समय में उसके ऊपर ब्लैक लिस्टेड होने का भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी भी जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर और अन्य जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेकर के नहीं दिखाया है। लेकिन जैसा कि विरोधाभास संजीव श्रीवास्तव जी ये है कि अभी हमने वो बयान भी सुना है एफएटीएफ के अध्यक्ष का कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान की जो 27 डोजियर पॉइंटर्स हैं जिसको पूरा करने के लिए दिया गया है पाकिस्तान को, उसमें से 26 तो किसी तरीके से पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद है कि अगली एफएटीएफ की बैठक में वो इस लिस्ट से बाहर निकल आएगा। चंदन जी, देखिए जो 27वां पॉइंट है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उसमें पाकिस्तान को यूएन डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेकर के दिखाना है। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का कि क्या इन्वेस्टिगेशन की गई उसको दिखाना होगा और प्रोसिक्यूशन के जो क्या स्टेप्स लिए गए उसके ऊपर भी पाकिस्तान को डिमॉन्स्ट्रेबल एक्शन लेकर के दिखाना होगा। और एफएटीएफ का जो एशिया पैसिफिक का ग्रुप है वो भी पाकिस्तान के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज हैं उसको लेकर के संतुष्ट नहीं है और एफएटीएफ ने अपनी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के ऊपर 6 और पॉइंट दे दिए हैं जिसके ऊपर भी पाकिस्तान एक्शन लेकर के दिखाए। तो मुझे लगता है चंदन जी कि पाकिस्तान के द्वारा एफएटीएफ के ग्रे लिस्टिंग से बाहर आना एक कठिन कार्य होगा, क्योंकि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद का सहारा ले रहा है, आज भी वो दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। आप देखिए तो एफएटीएफ की मीटिंग जब चल रही थी उसी समय पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद के घर के सामने
एक बम ब्लास्ट होता है और इस बात की पूरी आशंका है कि ये जो बम ब्लास्ट की घटना है ये पाकिस्तान की एजेंसी के द्वारा स्वयं कराई गई थी ताकि एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंका जा सके, ठीक है, एफएटीएफ को आपने गुमराह बड़ी किया जा सके। महत्वपूर्ण और बिंदु का जिक्र किया है। इसी पर हम एक रिपोर्ट जरा दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अब जो घटना जिसका जिक्र संजीव श्रीवास्तव ने किया, हाफिज सईद के घर के बाहर हमला, उसको लेकर भारत की सरकार पर आरोप लगाया है और एफएटीएफ से कहा है कि वो ऐसी चीजों को लेकर दोहरे मापदंड न अपनाए। क्या है पूरा मामला, जरा इस रिपोर्ट से समझिए और फिर संजीव श्रीवास्तव के पास में चलता हूं। भारत के खिलाफ झूठ पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ नहीं देने पर पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भड़क उठे हैं। लश्कर आतंकी हाफिज सईद के घर के पास हुए विस्फोट के बहाने कुरैशी ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के खिलाफ पाकिस्तानी चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। कुरैशी ने कहा कि अगर समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ध्यान दिया होता तो लाहौर में जौहर टाउन इलाके में विस्फोट नहीं होता। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने दावा किया कि इस विस्फोट के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हाथ होने के स्पष्ट साक्ष्य हैं। कुरैशी ने कहा आतंक फैलाने के स्पष्ट साक्ष्य को देखते हुए एफएटीएफ की यह ड्यूटी है कि वो भारत से पूछे कि वह क्यों पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में मदद कर रहा है। कुरैशी ने कहा यदि एफएटीएफ भारत को इसके लिए नहीं कहता तो उसका दोहरा मानदंड दर्शाता है। पाकिस्तान को इस दोहरे मानदंड के खिलाफ एक आपत्ति जताने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि लाहौर विस्फोट के मुद्दे को वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। दरअसल आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण ही एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। पाकिस्तान इससे कर्ज नहीं ले पा रहा और परेशान है। इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने रविवार को आरोप लगाया था कि मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर एक शक्तिशाली बम विस्फोट के पीछे एक भारतीय नागरिक का हाथ था। यह विस्फोट पिछले महीने हुआ था। लाहौर के जौहर टाउन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में स्थित सईद के घर के बाहर 23 जून को कार के जरिए बम विस्फोट किया गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी और 24 अन्य जख्मी हुए थे। किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। एनएसए यूसुफ ने दावा किया कि हमले का मास्टरमाइंड एक भारतीय नागरिक है जिसका एक खुफिया एजेंसी से संबंध है। उन्होंने कहा इन आतंकवादियों के पास से बरामद किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फॉरेंसिक विश्लेषण के जरिए हमने मुख्य मास्टरमाइंड और इस आतंकवादी। तो आपने सुना किस तरीके से एफएटीएफ के लेकर भी पाकिस्तान, संजीव श्रीवास्तव जी आपने इसका जिक्र किया इसलिए हमने ये रिपोर्ट दिखाई। अब पाकिस्तान का कहना है कि एफएटीएफ जैसी संस्था को जिस तरीके से एक आतंकवादी के घर के बाहर विस्फोट हुआ है उसमें भारत के हाथ को लेकर कितना बड़बोड़ा बयान है ये, और इसको लेकर साफ तौर पर एक तरीके से वो चिड़चिड़ाहट दिख रही है पाकिस्तान की, जो लगातार अपने प्रयासों के बावजूद ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पा रहा है। जी जी, ये पाकिस्तान की चिड़चिड़ाहट है, बौखलाहट है, उसका फ्रस्ट्रेशन है। सच्चाई तो ये है चंदन जी कि पाकिस्तान इस तरीके से बम ब्लास्ट को करा करके वो एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को विक्टिम के तौर पे एफएटीएफ के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एफएटीएफ के सामने उसकी ये जो चाल है वो नाकाम हो गई। और उसके बाद अब पाकिस्तान की आवाम, जो पाकिस्तान की सरकार की आलोचना उसकी आवाम भी कर रही है कि ये पाकिस्तान की सरकार एफएटीएफ की ग्रे लिस्टिंग से बाहर आने में विफल रही है। तो अपनी आवाम का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अब वो ये जो हमला है उसका जो आरोप है वो भारत पे वो मत दे रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान यही काम करते हैं कि अपनी विफलताओं से अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो भारत विरोध का सहारा लेते हैं। जब अपने मोर्चे पे वो विफल हो जाते हैं, अपनी साजिशों में विफल हो जाते हैं, तो वो भारत के ऊपर सारा आरोप एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ताकि अपने आप को बचाया जा सके। बार बार हर बैठक से पहले भारत में इस बात को कयास लगते हैं कि इस बार शायद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान ग्रे से ब्लैक में नहीं जा पा रहा है तो इसके बीच का जो दीवार है वो क्या चीन है? क्या चीन का जो सपोर्ट है उसके कारण एफएटीएफ जो संस्था है वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल रही है? जी जी चंदन जी, ये बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान को चाइना, टर्की, मलेशिया जैसे राष्ट्रों का
जो सपोर्ट मिलता है, उसकी वजह से ही पाकिस्तान FATF की के फर्दर एक्शन से कहीं ना कहीं अपने आप को बचा ले जा रहा है। लेकिन चंदन जी, मैं यहाँ पे आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि मसूद अजहर के UN डेजिग्नेशन को लेकर के भी चाइना ने लगातार पाकिस्तान को डिफेंड करने का काम किया था। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि चाइना को भी अपना जो ये डिफेंड करने का जो कार्य है उसको छोड़ना पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने चाइना को भी अपना सिर झुकाना पड़ा। ठीक है। तो पाकिस्तान को ये जो चाइना और मलेशिया, टर्की जैसे राष्ट्र बहुत लंबे समय तक नहीं बचा पाएंगे और पाकिस्तान की अगर ऐसे ही हरकत जारी रही तो वो दिन दूर नहीं कि वो ब्लैक लिस्टेड भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी आपका हमें समय देने के लिए। निश्चित तौर पर आज का विश्लेषण हमने आपको FATF के बारे में बताया, किस तरीके से इस संस्था के आने वाले समय में और जो महत्ता है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि आतंकवाद, टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग और तमाम उन गतिविधियों को रोकने के लिए जो कि समाज के लिए खतरा है, ये संस्था बड़ी मजबूती से काम करता हुआ नजर आता है। बहरहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।